हेलो बच्चों लोग, कैसे आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपकी EIS-NSM की फैकल्टी सोनाली मैम। आज जो मैं आपको करवाने के लिए जा रही हूँ वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम करने जा रहे हैं RTP रिविजन टेस्ट पेपर्स। जी हाँ, ICAI ना बेटा हर अटेम्प्ट में क्या करती है, RTP रिलीज करती है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस रिलीज करती है। कहती है उनका रिविजन करना ना काफी बेहतर होगा एग्जाम के टाइम के लिए। तो आपके अटेम्प्ट के लिए भी मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो। हम कवर करने वाले हैं मई 2023 की RTP ऑफ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स। बेटा जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं और जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम बहुत अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। और हाँ, बीच बीच में ना मैं कुछ क्वेश्चंस के लिए ना आपको टिप्स भी देती रहूंगी, कुछ लर्निंग की टिप्स, कोई मेमोरी टेक्निक की टिप, या फिर इवन ये भी बता दूंगी कि क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम की या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। नाउ आरटीपी क्या चीज होती है मैंने आपको बता दिया। नाउ जो मैं ये नोट्स यूज कर रही हूँ, आरटीपी जो मैं ये यूज कर रही हूँ बेटा जी, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि बिफोर कमेंसिंग विद द वीडियो, आप वीडियो को शुरू करने से पहले जो है ना, पहले इन नोट्स को, ये आरटीपी को डाउनलोड ही कर लीजिए। बिकॉज हाथ में अगर आरटीपी रहती है तो अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, आपको समझ में भी सारा आ जाता है। राइट, सो इसको डाउनलोड कर लीजिए, कोई चार्जेस नहीं डाउनलोडिंग के। चलिए आगे बताती हूँ आपको एक और चीज। इस वीडियो को बेटा जी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास दो सब्जेक्ट है। कहने को तो मतलब ये पेपर नंबर 7 है बेटा जी, पेपर नंबर 7 है बेटा जी, पेपर नंबर 7 है बेटा जी। बट पेपर नंबर 7 के बेटा दो पार्ट है, दो पार्ट है। पेपर नंबर 7 के दो पार्ट है, A एंड B। ए यानी कि EIS जो कि इस वीडियो में कवर होगा, और SM जो कि इसका पार्ट B है। तो अगर आप पार्ट A देख रहे हैं बाई चांस, तो पार्ट B देखना ना भूलें, और अगर आप पार्ट बी देख रहे हैं तो पार्ट ए देखना ना भूलें, है ना। बिकॉज EIS जो है वो आपका पार्ट ए है और SM जो है बेटा जी वो आपका पार्ट बी है। तो EIS अगर आप देख रहे हैं तो SM तो मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा मैम, हमारे को जो क्वेश्चंस जो आप कराने वाले हो, ये कोई भी बच्चा पढ़ सकता है? बिल्कुल कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, चाहे उसने मेरे से क्लासेस ली हैं, कहीं और से क्लासेस ली हैं। बिकॉज ये जो बेटा आप सामने शीट देख रहे हो, ये ICAI के द्वारा लॉन्च क्वेश्चंस है, इनको हर एक बच्चा कर सकता है और मैं कहती हूँ करके जाना ही चाहिए। ओके और अगर आपके स्टिल कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं EIS के RTP के क्वेश्चंस। आ जाइए फटाफट से। तो बेटा जी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एज फार एज RTP इज कंसिडर, तो देखिए ये देखिए कोई केस स्टडी दे रखी है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। और फिर उसके बाद में बेटा आपके शुरू होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दैट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो हर चैप्टर से बेटा जी आपको दो दो क्वेश्चंस देते हैं, हर एक चैप्टर से आपको ये दो दो क्वेश्चंस देते हैं और आपको क्या करना होता है, इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू द नो RTP। देखिएगा, तो आपके पास में RTP में बेटा जी मैं अगर बात करूँ तो आप EIS की बात करते हैं, तो EIS के RTP में बेटा आपके पास में दो पार्ट्स है। पहला है बेटा आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एंड द सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव जो है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 टू ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आता है लास्ट क्वेश्चन 15, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15 आपका डिस्क्रिप्टिव है, और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में इन्होंने क्या किया बेटा जी, इन्होंने क्या किया, ईच चैप्टर से आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं, दो क्वेश्चंस दिए हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि आपके पास 5 चैप्टर्स होते हैं EIS के, 5 चैप्टर्स होते हैं EIS के, यानी कि आपको टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं। इज दैट क्लियर? हम अपनी शुरुआत किससे करेंगे, हम शुरुआत करेंगे डिस्क्रिप्टिव से, हम अपनी शुरुआत करेंगे डिस्क्रिप्टिव से, उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम ये करने वाले हैं
फिर हम ऑब्जेक्टिव करने वाले, राइट? तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। सो चैप्टर नंबर 1 से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द आरटीपी ऑफ चैप्टर नंबर 1। मैं ना आपको यहाँ पर कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ एग्जामिनेशन के लिए भी। देखिए बेटा जी, आप आरटीपी कर रहे हैं यानी कि आप क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो ना आप ट्राई कीजिएगा कि जब मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो आप वीडियो को वहाँ पॉज करके आप ना खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि आप क्या इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं। तो अभी स्टार्टिंग में ना मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप कैसे जो है क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। ओके, वो भी मैं आपको सिखा रही हूँ। ओके गाइस, तो whenever we are having the questions which are more than like 2 lines, आपको बड़े क्वेश्चन से देखिए आपको कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना। तो अगर आपको ना क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा लगता है तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा से मैं बोलती हूँ उस क्वेश्चन में ना जो आपकी लास्ट सेंटेंस है ना, लास्ट सेंटेंस को आप पहले पढ़ लीजिएगा। तो मैं क्या करती हूँ, लास्ट सेंटेंस पहले पढ़ लेती हूँ। लास्ट सेंटेंस जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, लास्ट सेंटेंस में पढ़ती हूँ तो मुझे मिलता है, कहता है डिस्कस द ईआरएम फ्रेमवर्क, discuss the ERM framework that the enterprise may adapt for the successful management of the various risks prevailing in the working environment। यानी कि वो आपसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, ERM का फ्रेमवर्क पूछ रहा है। तो बेटा जी ERM स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, पता है आपको ये चीज। और ERM में बेटा जी आपको 3 चीजें पढ़नी होती हैं, है ना। ERM का मीनिंग, ERM के बेनिफिट्स और ERM का फ्रेमवर्क, जिसमें कि आते हैं बेटा जी आपके 8 कॉम्पोनेंट्स। 8 कॉम्पोनेंट्स आते हैं आपके, राइट। तो इन्होंने क्या पूछ लिया आपसे, ईआरएम के अंदर कॉम्पोनेंट्स पूछ लिया, फ्रेमवर्क पूछ लिया। अब मैं बाकी का जो सवाल है वो भी देख लेती हूँ। तो बाकी का सवाल क्या कहता है, कहता है नो एंटिटी कैन ऑपरेट इन द रिस्क फ्री एनवायरमेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई एंटिटी जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करे जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये तो वही वाली बात होगी कि इंसान कह रहा है मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा क्योंकि रिस्क क्या है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे से कुछ हो सकता है। बट मैं एक बात कहती हूँ बेटा, एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग तो घर बैठे भी हो सकती है। अर्थक्वेक आ सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। सिमिलरली एक एंटिटी अगर कहे कि भैया हमारे पास में तो हमारे को तो ऐसे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना है जहाँ कोई रिस्क ही नहीं हो, बेटा ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट तो। एंड देयरफॉर, क्योंकि रिस्क हमेशा रहता है, देयरफॉर एनी मैनेजमेंट नीड्स टू इम्प्लीमेंट द फ्रेमवर्क टू ऑपरेट मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन सच वर्किंग एनवायरनमेंट विद द रिस्क। तो वो कह रहा है इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे एनवायरनमेंट में हमें एक फ्रेमवर्क लगाना पड़ेगा, हमें एक फ्रेमवर्क लगाना पड़ेगा ताकि हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या कर पाए बेटा जी, काम कर पाए। और वो यही कह रहा है कि ये वाला फ्रेमवर्क आप हमें बता दो। ठीक है, चलते हैं इसके आंसर के पास। बिफोर गोइंग टू द आंसर, सोचिए सोचिए, जब फ्रेमवर्क आया तो 8 कंपोनेंट्स थे। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? हाँ मैम कुछ तो याद आ रहा है। मैम उसने कहा था कि इंटरनल एनवायरनमेंट चेक कर लो, हाँ बेटा सही है। उसने कहा था मैम ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट चेक कर लो, ऑब्जेक्ट सेटिंग कर लो, बिल्कुल सही बात है। फिर इवेंट आइडेंटिफाई कर लो, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका आंसर, बिल्कुल सही जा रहा है आप। उसके बाद इवेंट को आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद रिस्क जो है आपका उसको असेस करके उसको रिस्पॉन्ड कर दो, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज कर दो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कर दो, एंड लास्ट में मॉनिटरिंग कर दो। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, आपके लिए मैं आपको करवा रही हूँ, देखेंगे ध्यान से स्क्रीन पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बेटा जी, इंटरनल एनवायरनमेंट। वो कहता है कि अगर आप, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप जो है किसी भी एंटिटी में रिस्क को एनालाइज करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनके यहाँ का इंटरनल का एनवायरनमेंट देखिए। क्या ये लोग रिस्क को रिस्क समझते भी है कि नहीं है? क्या इनको पता है कि अगर रिस्क आएगा तो इनको क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब हाउ दिस द इंटरनल पीपल टेक द रिस्क। अब जैसे मान लो 2 लोग हैं, एक लोग है, एक इंसान ये है। ये इंसान कह रहा है देखा जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा। मान लो एक ये मेंटालिटी है, और दूसरी मेंटालिटी है जो कहती है कि नहीं नहीं वी हैव टू डू दिस, नहीं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। सो वी हैव टू एनालाइज द इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज व्हाट द फर्स्ट कंपोनेंट इज। एंड सेकंड इज द ऑब्जेक्टिव सेटिंग।
एंड नाउ वी मेक इंश्योर कि भैया देखो ऐसा है, आपके एंटिटी की जो भी ऑब्जेक्ट सेटिंग हुई है, जो भी आपका एंटिटी अचीव करना चाहता है, राइट, जो भी एंटिटी के मिशन विशन है, वो आपके जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, दैट शुड अलाइन विद द रिस्क एपेटाइट। यानी कि ऐसा ना हो कि मिशन तो बेटा हो मंगल ग्रह पे जाने का और रिस्क इन्हें बिल्कुल चुल्लू भर लेना नहीं आता, समझ रहे हो? यानी कि इनकी औकात को आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि हाउ मच रिस्क दे कैन टेक, एंड दैट इज वाई वी हैव टू मेजर द ऑब्जेक्ट सेटिंग। क्या इन्होंने अपने लिए हायर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स, हायर लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट सेट नहीं कर लिए, और मान लो वो ऑब्जेक्ट पूरे नहीं हुए, तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि एंटी बिल्कुल नीचे जाके गिरेगी और एंटिटी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, जो कि ये झेल भी नहीं पाएंगे। रिस्क एपिटाइट का मतलब क्या होता है? रिस्क एपिटाइट का मतलब होता है कितना रिस्क ये झेल सकते हैं, कितना रिस्क झेल सकते हैं, कितना रिस्क झेल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखेंगे ध्यान से मेरी बात। नाउ अब हमने क्या किया, हमने इंटरनल मैटर्स एक्सटर्नल मैटर्स जो है ना वो आइडेंटिफाई करने की, ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं हमारी इम्प्लीमेंटेशन को। ऐसे हमारे जैसे मान लो हमने कहा कि यार हो सकता है, हाँ हो सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाए, हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर ये नए लॉ ले आए, हो सकता है ना। यानी कि कोई भी इवेंट क्या हो सकता है, वो हमारे यहाँ पर क्या कर सकता है, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज इवेंट्स विच में इफेक्ट द स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, एंड हेंस इट विल बी द क्वेश्चन मार्क कि हमारे ऑब्जेक्टिव पता नहीं सेट होंगे या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हमने चेक किया, ओ कंपनी के लेवल के, कंपनी के इंटरनल मेंबर्स कैसे हैं। हाँ भाई ये तो लिथार्जिक है, ओ माय गॉड रिस्क ज्यादा तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव सेटिंग, यानी कि क्या इन्होंने ऑब्जेक्टिव अपनी औकात के अकॉर्डिंग सेट किए हैं या नहीं किए। थर्ड, आइडेंटिफाई दोज इवेंट्स विच में गिव इम्पैक्ट, विच में इम्पैक्ट टू दी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिस्क को असेस करेंगे, रिस्क को असेस करेंगे। अब देखिए जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने क्या किया, बाकी 3 पॉइंट्स जो है एनालाइज किए, तो आप समझ जाओगे कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि हमारे को रिस्क दे सकते हैं, और उन्हीं को हमें क्या करना पड़ेगा, उसको असेस करके उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये रिस्क हो सकते हैं, आगे जाके ये प्रॉब्लम देखना हो सकता है। जब हमने रिस्क को असेस कर लिया, तो अब हम रिस्क को क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे कि भाई व्हाट वुड बी आवर आंसर, आर वी रेडी, आर वी रेडी। अगर मान लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, हमने देखा कि इससे क्या है, ये इतना अमाउंट ऑफ रिस्क है, तो क्या हम जो है रेस्पॉन्ड करने के लिए रेडी हैं। रेस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं, या तो उस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, या तो उस रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं, भाई ठीक है धंधा चला रहे तो होगा ही होगा, उस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, या उस रिस्क को शेयर करके कम कर सकते हैं। आपको बता दूं ये हमारी होती है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ये भी आपने जो है इसी चैप्टर के अंदर पढ़ रखी हैं, जिसको हम बोलते हैं T⁴। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमारे को, नेक्स्ट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल का मतलब क्या है, अब हमने क्या करना है, पॉलिसियां बनानी है, उसको क्या करने के, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या करनी है, पॉलिसीज बनानी है, राइट। अब पॉलिसी बना के जेब में तो रखेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको इन्फॉर्म कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे, देखो हमारी ये पॉलिसी है, हमने ये रिस्क जो है आइडेंटिफाई किया है, हमारे हिसाब से ये रिस्क आ सकते हैं। So we are going to we are having such kind of policies now onwards, and you all have to go with the above policy procedure, right? और नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग, क्या जो लोगों के सामने आपने कम्युनिकेट किया कि भैया आज से ये नहीं ये होगा, आपने पॉलिसीज वगैरह डाल दी, तो क्या वो चीज़ फॉलो भी हो रही है कि नहीं हो रही है। हमने बोला बेटा आपको कल होमवर्क करके लाना है, बट अगर मान लो होमवर्क करके लाया कि नहीं लाया कि आपने नहीं देखा, तो क्या ये बात सही है, नहीं।
दैट मीन्स मॉनिटरिंग इज टू बी डन। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है इंटरनल एनवायरनमेंट को जज करो, ऑब्जेक्ट सेटिंग को देखो, उसके बाद क्या करना है? इवेंट को आइडेंटिफाई करो, राइट? इवेंट को आइडेंटिफाई करो। फिर उसके बाद क्या करना है? रिस्क का असेसमेंट करो। जब रिस्क का असेसमेंट कर लिए तो रिस्क को क्या करो? रिस्पॉन्ड करो, फिर कंट्रोल करो, फिर इन्फॉर्म एंड कम्युनिकेट करो, और फिर मॉनिटरिंग करो। चलिए मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ, एक बारी और देखेंगे। सबसे पहले बेटा आपका आता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट, तो इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि आपका पहला पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट सेटिंग, ऑब्जेक्ट सेटिंग, ऑब्जेक्ट सेटिंग। उसके बाद इवेंट आइडेंटिफिकेशन। ये आपका बेटा एक बैच हो गया, बैच नंबर 1। इसमें क्या कर रहे हैं? 3 चीज कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? रिस्क को असेस कर रहे हैं, रिस्क को असेस कर रहे हैं, रिस्क को असेस करके रिस्क को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्क को असेस कर रहे हैं, रिस्क को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्क को असेस कर रहे हैं, रिस्क को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आपका बैच नंबर। फिर क्या कर रहे हैं? फिर हम कंट्रोल लगा रहे हैं, कंट्रोल लगा रहे हैं और उस बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, उसी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। बैच नंबर 3, तो हम ये 3 चीजें कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है चैप्टर नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन? चैप्टर नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आप जो है ये बताइए कि बीपीए, बीपीए क्यों हमें अडॉप्ट करना चाहिए? वाई वी शुड अडॉप्ट द बीपीए, यानी कि क्या मांग रहा है? रीजंस फॉर बीपीए इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, हमारे पास में 8 स्टेप्स होते हैं बीपीए के इम्प्लीमेंटेशन के। हमारे पास बीपीए के इम्प्लीमेंटेशन के कितने स्टेप्स होते हैं? 8 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से कि फर्स्ट स्टेप जो होता है बेटा वो ये होता है कि वाई बीपीए, यानी कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्यों चाहिए। और इसी के ऊपर इसने क्या कर लिया? स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप दिमाग पर जोर डालो और याद करो कि बीपीए में जो 8 स्टेप्स थे उसमें से पहले वाले स्टेप यानी कि वाई बीपीए में क्या क्या पॉइंट्स थे। यानी कि एक ऑटोमेशन एंटिटी क्यों लगाना चाहता है? ऑटोमेशन इसलिए लगाना चाहता है बिकॉज वो गड़बड़ियां कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा जी? गड़बड़ियां कर रहा है, और गड़बड़ी हो रही है तभी तो वो क्या करना चाहता है? ऑटोमेशन लगाना चाहता है। तो गाइस देखिए, अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज प्रॉब्लम्स जो कि आ रही हैं जिसकी वजह से वो क्या करना चाहता है? ऑटोमेशन लगाना चाहता है। तो देखिए कहते हैं मैनुअल प्रोसेस में एरर आ रही है, मैनुअल प्रोसेस में एरर आ रही है, हम रेवेन्यू को लूज कर रहे हैं बिकॉज शायद हम कभी कभी हमारी डिलेड पेमेंट हो जाती है, कभी हम डुप्लीकेट पेमेंट कर देते हैं तो लॉस हो जाता है, हम ऐसे गुड्स और सर्विस के लिए पे करके पहले से आ जाते हैं जो अभी तक रिसीव भी नहीं हुए हैं, हमारा कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, और हम कभी भी टाइम पर कोई भी सामान, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ढूंढ नहीं पाते, सब कुछ ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब जो है कि क्या कीजिए? बीपीए लगाइए, यानी कि बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दीजिए। नहीं मिल रहे मुझे डॉक्यूमेंट्स, क्या करूँ? ऑटोमेट कर दीजिए, सब कुछ मिल जाएगा एक ही फोल्डर के अंदर। तो आई बिलीव कि चैप्टर नंबर 1 को आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का नाम है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम से उसने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम से उसने पूछा है 2 क्वेश्चंस। मैं अगेन बोलती हूँ, मैं सबसे लास्ट का जो सेंटेंस है वो पढ़ने वाली हूँ। कहता है डिस्कस इन डिटेल विद इन द सब प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मॉड्यूल, यानी कि इसने कोई मॉड्यूल पूछे हैं, इसने कोई मॉड्यूल पूछे हैं। हमारे यहाँ पर चैप्टर के अंदर काफी सारे मॉड्यूल है, 11-12 मॉड्यूल्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आया है। अब देखते कौन सा मॉड्यूल पूछा है। कहता है ईआरपी के अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल का क्या बता दीजिए? सब प्रोसेस बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, मैं कहती हूँ बाकी अगर सेंटेंस में पढ़ूं या नहीं पढ़ूं क्या ही फर्क पड़ना है। तो इसने क्या पूछा है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि आपको बताना है कि जब आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके क्या क्या सब प्रोसेस है, यानी कि उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, राइट। चलिए तो स्टेप्स डिस्कस करते हैं। स्टेप्स क्या है उसके? देखिए सबसे पहला प्री सेल एक्टिविटी। अरे भैया लोगों को क्या करोगे? लोगों का डेटा जो है गैदर करोगे कि ओके कौन कौन हमारे टारगेट जो है लोग हैं,
लोग, और उसके बाद लोगों को क्या करोगे, दिखाओगे। जैसे मान लो अब आप दुकान पे जाते हो मोबाइल खरीदने के लिए, तो वो आपको मॉडल दिखाते हैं, सर ये देखिए ये आया हमारा लेटेस्ट मॉडल, सर इसमें जो है हमारे अंदर ना इसका जो कैमरा है ना वो 108 मेगापिक्सल का है ना, इसमें सर जो है हमारा डुअल कैमरा लगता है। ये क्या है बेटा, प्री सेल एक्टिविटीज। तो सेल करने से पहले क्या लगती है, सेल एक्टिविटीज। हम उनको डेमो शो करते हैं। सर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ हमारे शॉप से 2 मोबाइल खरीद के लेके जाएंगे, सर मैं आपको 2 वारंटी फ्री दे दूंगा, इतने साल तक की वारंटी होगी, आप क्लेम कर पाएंगे। तो ये क्या होती है बेटा, प्री सेल एक्टिविटीज। जब हम प्री सेल एक्टिविटी करके कस्टमर को क्या कर देते हैं बेटा, खुश कर देते हैं, हैप्पी कर देते हैं, हैप्पी कर देते हैं, फिर ये कस्टमर क्या करता है, हैप्पी होके हमारे को ऑर्डर दे देता है। तो हैप्पी कस्टमर गिव द ऑर्डर, हैप्पी कस्टमर गिव द ऑर्डर, ये क्या देता है, ऑर्डर। तो हमारे लिए क्या है बेटा, ये सेल्स का ऑर्डर, हमारे पास क्या आ गया, सेल्स ऑर्डर आ गया। जैसे सेल का ऑर्डर आएगा फिर हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, क्या हमारे पास में इसने हमारे को ऑर्डर दिया, लेट सपोज कि मैं तो आपके यहाँ पे 3 मोबाइल फोन्स खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू परचेज 3 मोबाइल फोन्स। अब हम देखेंगे क्या हमारी इन्वेंट्री में पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इन्वेंट्री सोर्सिंग। उसके बाद हम बोलेंगे हाँ ठीक है, तो गुड्स आर रेडी एंड अवेलेबल फॉर द डिलीवरी, आप ले जाइए, हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिलीवरी कर देते हैं। या तो हैंड टू हैंड डिलीवरी हो जाती है, या तो हैंड टू हैंड डिलीवरी हो जाती है, या तो होम डिलीवरी हो जाती है। हम उसको डिलीवर कर देते हैं कि सर आप घर पे पहुंचिए, अभी बिल्कुल लेके आ रहा है हमारा बंदा आपके पीछे पीछे, है ना। उसके बाद जो है डिलीवरी करने का बिलिंग जो है, बिलिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद में हमारे पे पैसा आ जाता है फ्रॉम दी कस्टमर। कितना आसान है बेटा जी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस मॉड्यूल का प्री 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 सेल एक्टिविटी से शुरू होने वाला, यानी कि सब प्रोसेस, यानी कि सब प्रोसेस, यानी कि पार्ट्स ऑफ दी प्रोसेस। हाँ जी, आई बिलीव कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए चैप्टर नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर कि वो आपसे पूछेगा इस चैप्टर का सेकंड सवाल। बच्चों पार्टी, आपको मजे आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बेटा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे ना, तो मैं आपके लिए बोनस में कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज लेके आऊंगी। शायद मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो पाए। तो जितने आप मुझे कमेंट्स देंगे, जितना आप मुझे प्यार देंगे, मैं उतने साल के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, उतने आरटीपीज आपके साथ डिस्कस करने को रेडी हूँ। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं अगेन रिपीट करना चाहती हूँ, मैं क्या पढ़ूंगी, लास्ट सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 2 लाइन से ऊपर का है। तो लास्ट सेंटेंस क्या कहता है, डिस्कस द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डीए। क्या पूछा उसने, डेटा एनालिटिकल प्रोसेस। ये बता, मैंने आपको कितना इंपॉर्टेंट बताया था, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, याद है आपको। चलिए तो मैं कहती हूँ बाकी का क्वेश्चन जो है पढ़ने की जरूरत है भी और नहीं भी, नहीं बेटा नहीं, पढ़ लीजिएगा इसको। हम चलते हैं सीधा उड़ान भरकर, कहां पर, डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। बिफोर गोइंग, सोचो बेटा सोचो, ये प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती थी, सोचो बेटा सोचो। मैं चाहती हूँ कि आप सोचे बेटा सोचे, क्या आती थी। हाँ मैम याद तो आ रहा है, 3 स्टेप होते थे, पहला, दूसरा, तीसरा। मैम 3 स्टेप्स होते थे, हाँ बेटा हाँ 3 स्टेप्स होते थे। सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि हम डेटा को क्या करते थे बेटा, गैदर करते थे, फिर डेटा की छटनी करते थे, और फिर उससे मॉडल बना डालते थे, है ना। चलिए देखते हैं क्या यही आंसर दिया है इस आरटीपी के अंदर भी। चलिए सो हमारे सामने इस बात का सही आंसर है, बिल्कुल सही। डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा का कलेक्शन करेंगे, उसके बाद डेटा की क्वालिटी को फिक्स करेंगे, बढ़िया सा डेटा होना चाहिए, और फिर बना देंगे एक झक्का सा मॉडल। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा क्या है, आपको मॉडल्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज डेटा को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। क्या करोगे बेटा, डेटा को कलेक्ट करोगे फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, दैट इज डेटा कलेक्शन, राइट। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन, है ना। अगर मैं बोलूँ तो भी वेरी स्पेसिफिक, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सारी की सारी चीजों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, बहुत सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब हम ना इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। अब किसी भी डेटा की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए बेटा, उसमें से हम क्या करेंगे बेटा, कुछ चीजों को, आइटम्स को बाहर निकाल देंगे। जैसे कि हम क्या बाहर निकालेंगे, चल निकल यहाँ से। किसको निकालेंगे, डुप्लीकेट एंट्री। अरे तेरे को तो हम एक बार ले चुके हैं, फिर काहे तो दोबारा आ गया, क्लियर।
अच्छा, मान लो ऐसी कोई एंट्री है या ऐसा कोई डेटा है जो काम का नहीं है, उसको भी क्या करेंगे, चल चल निकल यहाँ से। इज दैट क्लियर? ताकि हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का डेटा निकल के आ सके। इसको बेटा, इस टेक्निक को बेटा बोलते हैं हम डेटा रिडंडेंसी टेक्निक। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डेटा की क्वालिटी को फिक्स करते हैं, डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा को मिनिमाइज करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, उसको यूज कर सके। ओके, आपको पता है ये इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं, पाइथन, स्केला, आर, माई सीक्वल वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या बनाएंगे, अब इस डेटा को से लेकर क्या बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। जैसे कि मान लो आप बचपन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाते थे तो बोलते ना, इतनी हमारे यहाँ पर फीमेल्स हैं, इतने हमारे यहाँ पर मेल्स हैं, इतने हमारे यहाँ पर बच्चे हैं जो कि 1 to 10 ईयर्स के हैं, इतने यहाँ पर बच्चे हैं जो 11 to 18 ईयर्स के हैं, है ना। सो ये क्या है बेटा, एक मॉडल ही तो है कि आप एक मॉडल बना रहे हैं। अब वो एक पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, विजुअलाइजेशन के फॉर्म में हो सकता है, मॉडल के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दैट मीन्स बस जो आपने डेटा को कलेक्ट किया उसको इतने साफ सरल भाषा में दिखा देना जो कि यूजर के लिए ईजी हो जाए टू अंडरस्टैंड, राइट, ईजी हो जाए कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, राइट। चलिए, तो दिस इज द डीए का प्रोसेस, डेटा एनालिटिकल प्रोसेस। चैप्टर नंबर 2 के हमारे दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गए होंगे। लाइक द वीडियो, पक्का से जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मेरे को जो है पता चल जाए कि आपको मेरा पढ़ाया वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए बेटा, अब बात करते हैं बेटा जी चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस की। तो चैप्टर नंबर 3 में बेटा जी क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपको, वो दे रखे हैं अगेन 2 क्वेश्चन। हमको क्या करना है, 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट। तो देखते हैं इसमें से 2 क्वेश्चन कौन कौन से पूछ। हाय रे हाय, इतना बड़ा क्वेश्चन, हाय रे हाय, कैसे करूंगा कैसे करूंगा। मैम की टेक्निक को अप्लाई करूंगा, आखिरी सेंटेंस पढ़ूंगा और सॉल्व कर लूंगा। तो आखिरी सेंटेंस क्या है, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स which influence the organization towards the audit and or control of its system। यानी कि वो कह रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें कंट्रोल एंड ऑडिट करना पड़ता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें कंट्रोल एंड ऑडिट करना पड़ता है, बताओ रे बताओ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें कंट्रोल एंड लगाने पड़ते हैं, ऑडिट करना पड़ता है। तो वो सारे फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है बेटा जी, सबसे पहला फैक्टर है डेटा लॉस। ओ माय गॉड, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा का लॉस हो गया ना तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितने ज्यादा लॉस हो सकता है, राइट। तो डेटा के लॉस को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल्स लगाते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल्स लगाते हैं, ऑडिट कराते हैं ताकि डेटा का लॉस ना हो पाए। क्या पता कोई डेटा चुरा के कुछ अपने यूज में ला रहा हो, है ना। तो डेटा, इसीलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल्स लगाते हैं, राइट, और ऑडिट करवाते हैं। नेक्स्ट इज, हो सकता है डिसीजन मेकिंग गलत हो रही हो सकता है डिसीजन मेकिंग गलत हो रही हो सकता है डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है बेटा जी, गलत हो रही हो। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है बेटा जी, वो भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगर आप क्या कराओगे बेटा जी, कंट्रोल्स लगाओगे और ऑडिट करवाओगे। तो डी से डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। चलिए, तो डिसीजन मेकिंग गलत ना हो जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा जी, हमको कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, ऑडिट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंप्यूटर अब्यूज। कोई भी आदमी आके हमारे हार्डवेयर के साथ, हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, हमारे सेंसिटिव डेटा के साथ क्या कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है, उसमें वायरस डाल सकता है, हैक कर सकता है। यानी कि हमारे कंप्यूटर को गलत तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए हमारे को क्या है, इसीलिए हमारे को क्या है, इसीलिए हमारे को
कंट्रोल्स लगाने ज़रूरी हैं। इसीलिए हमारे को क्या ऑडिट करवाना ज़रूरी है, यानी किसी से कंप्यूटर अब्यूज़ यानी कि कंप्यूटर का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। और किस लिए ज़रूरत है, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर पर्सनल की वजह से हो सकता है जो ये हमारे जो हमारा हार्डवेयर है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, या फिर जो इसके यूज़ करने वाले लोग हैं, वो क्या है बेटा, शायद वो जो है सही नहीं चल रहे हैं। हो सकता है कि सिस्टम जो सॉफ्टवेयर वो सही काम नहीं कर रहा, हार्डवेयर सही काम नहीं कर रहा, या इंसान सही काम नहीं कर रहा है ना। तो हो सकता है कि या तो कंप्यूटर का हार्डवेयर सही काम नहीं कर रहा, या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सही काम नहीं कर रहा, या हो सकता है कि कंप्यूटर का जो यूज़र है वो ढंग से कहीं काम कर रहा है, उतने लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमारे को चाहिए हार्डवेयर, उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के यूज़र। क्या नहीं है बेटा जी, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़र जो है वो हो सकता है कि उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के होने चाहिए। तो हमारे को क्या कराना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है और कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर एरर। हो सकता है कि हमारा कंप्यूटर जो है, हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्या दे रहा हो बेटा, शायद एरर दे रहा हो, जिसकी वजह से हमारे को हो सकता है बहुत सारी बड़ी बड़ी पेनल्टीज देनी पड़े। क्या देनी पड़े, बहुत सारी पेनल्टीज देनी पड़े। इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो है क्या लगाएंगे, कंट्रोल्स लगाएंगे। ऑडिट करेंगे तो हो सकता है कंप्यूटर क्या दे रहा हो बेटा, एरर दे रहा हो, ऐप जो है बेटा एरर दे रही हो। बात समझ आई। चलिए आगे चलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द privacy, obviously privacy is very very important, and last is controlled evolution of the computers use, यानी कि obviously nowadays we have the technology, and technology की वजह से जो है हम जो है कंप्यूटर को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, it also depends। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए भी आप क्या करते हो कि क्या सही टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, क्या सही प्रकार से हो रहा है, यस और नो। तो मैंने आपको ना याद करने की टेक्निक दी है बेटा जी। ये देखिए, सी से आपके 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, कंप्यूटर का अब्यूज, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर में आने वाली एरर। डी से डेटा लॉस एंड डी से डिसीजन मेकिंग। तो आप ये 5 पॉइंट अच्छे से कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके चलिए, तो हम लोगों ने किया सबसे पहला वाला क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3, जहां पर कि हमने पढ़ा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जहां पर कि हमारे को ऑडिट करवा लेना चाहिए, कंट्रोल्स लगाने चाहिए, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। चलिए अब हम बात करेंगे द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा जी, सेकंड क्वेश्चन कहता है एसओडी बता दीजिए विद एग्जाम्पल, यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बता दीजिए विद एग्जाम्पल। ये पिछले टाइम में क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इस टाइम में ज्यादा आने की उम्मीद तो नहीं है, इसलिए मैं इसको ऊपर ऊपर से करवा देती हूँ। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब होता है बेटा कि जिसका काम उसी को साझे और सारा काम एक बंदे के हाथ में ना हो। देयर हैज टू बी डिसेंट्रलाइजेशन एंड देयर हैज टू बी दिस काइंड ऑफ कल्चर कि एक बंदा काम कर रहा है तो दूसरा बंदा चेक कर रहा है। अगर आप बैंक में जाते हैं ना, आप लॉकर वगैरह खोलते हैं तो आप देखते होंगे कि लॉकर की जो चाबी होती है ना, वो एक तो बैंक वालों के पास होती है, मैनेजर के पास होती है, और दूसरी चाबी जो होती है वो कस्टमर के पास होती है, यानी कि यूजर के पास होती है, यानी कि क्लाइंट के पास होती है। तो एक चाबी तो हम लेके जाते हैं और एक चाबी मैनेजर की लगती है, तब जाके लॉकर जो है वो खुलता है। यानी कि ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करी हमने, यानी कि हमने सिक्योरिटी को क्या किया, एनालाइज किया कि भैया हमें सिक्योरिटी हाई लेवल की चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, 2 लोगों की चाबी से वो उसको खोलने के लिए बोला। तो सेग्रीगेशन ड्यूटीज का मतलब होता है कि हम ड्यूटी को सेग्रीगेट कर दें, उनका काम अलग अलग कर दें, और एक का काम करा हुआ दूसरा चेक करें। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर भी इसको एकदम करा देती हूँ फ्रॉम द आरटीपी। मन कर रहा है मेरा कराने का, चलिए एक बार ये ऊपर ऊपर से करा देती हूँ। तो अगर बात करते हैं सेग्रीगेशन ड्यूटीज की, जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन, एक बंदा ट्रांजैक्शन करता है तो दूसरा उसको ऑथराइज करता है। स्प्लिट कस्टडी ऑफ द हाई वैल्यू एसेट, यानी कि जो जितने हाई वैल्यू एसेट है, जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसकी क्या होती है बेटा, स्प्लिट कस्टडी होती है। यानी कि ये नहीं कि सारा का सारा मॉल एक जने के अंदर रख दिया, उसकी कस्टडी क्या कर दी जाए, बाइफरकेट कर दी जाए, या फिर 2 जनों के अंदर कर दी जाए। वर्क फ्लो, यानी कि मान लो जैसे आप नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भैया पहले जो है अगर आपने पासवर्ड डाला तो फिर वो
पासवर्ड जो ऑथेंटिकेट करेगा सर्वर, उसके बाद में जो है आपके पास आएगा, फिर आप उसमें दूसरा ओटीपी डालेंगे, फिर वो ऑथेंटिकेट होगा। तो वर्क फ्लो में आप भी क्या कर रहे हैं, उसमें उसमें भी आप प्रिवेसी सिक्योरिटी लगा रहे हैं। एंड द पीरियोडिक रिव्यूज, ऑब्वियसली पीरियोडिकली आपको रिपोर्ट्स देख लेनी चाहिए। कहीं ऐसे तो नहीं कोई इंसान एक्सेस प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहा हो, आरबीएससी ना हो रहा हो। इज दैट क्लियर? दैट इज अ सिग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज। तो आई बिलीव कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप कर लोगे, बट ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में आ चुका है, तो इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है। चलिए बात करते हैं द वेरी लंबा चैप्टर ऑफ द EIS, दैट इज ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो भी इतना बड़ा है, पढ़ने का दिल तो कर नहीं रहा है, तो लास्ट लाइन ही पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? डिस्कस द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड इन द ई बिजनेस एनवायरमेंट। क्या पूछ रहा है बेटा? रिस्क पूछ रहा है, रिस्क पूछ रहा है मेरा बच्चा, रिस्क पूछ रहा है। एंड रिस्क इज इक्वल टू सैड प्लस डेंजर। ये बेटा मैं आपको निमोनिक दे रही हूँ, सैड प्लस डेंजर, यानी कि रिस्क आते ही हम क्या हो जाते हैं बेटा? सैड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। रिस्क आ रहा है, सैड प्लस डेंजर, रिस्क यानी कि डेंजर। तो कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है इन द ई बिजनेस एनवायरमेंट? बेटा जी ये आप रीड कर लीजिएगा, और जो है एग्जाम में यहाँ जो ये कंटेंट लिखा है ना, इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, बस इस वाली स्टोरी का इतना ही यूज है। तो पढ़ लेते हैं, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द ई बिजनेस एनवायरमेंट, यानी कि अगर हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हैं तो क्या क्या रिस्क जो है वो इन्वॉल्व हैं इन द ई बिजनेस एनवायरमेंट, इन द ई कॉमर्स एनवायरमेंट। तो निमोनिक है सैड प्लस डेंजर, सैड प्लस डेंजर। आइए देखते हैं, इस निमोनिक के थ्रू पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स इस निमोनिक के थ्रू कवर हो जाएं। नाउ सिक्योरिटी, सैड का सिक्योरिटी, ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी इश्यूज है, थ्रेट्स है, हो सकता है कोई हमारी प्राइवेसी सिक्योरिटी को हैक कर ले। Then next is quality issues. Obviously goods may have the quality issues. आपने चावल बनाए मंगाए किसी और क्वालिटी के और आगे किसी और क्वालिटी के। डिले इन द गुड्स, डिले इन द गुड्स, डिले आ सकती है। डेंजर का डिले इन द गुड्स आ सकता है। आपने मंगाया कि पापा का बर्थडे है, चलो भैया प्लीज इसको डिलीवर कर दो पापा के बर्थडे पे, बट 2 दिन और लग गए, 2 days डिलीवरी एक्सटेंड हो गई, तो भैया गया पापा का बर्थडे। फिर कहता है कि भैया इंटरनेट की वजह से पर्सनल टच खत्म हो जाता है, जो जब छू के अच्छे से सूंघ के लेना चाहते हैं वो पर्सनल टच खत्म हो जाता है। कार्ड के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी में कार्ड के इश्यूज बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को दिक्कत करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा डिजिटल होता है, सबके पल्ले नहीं पड़ता, एनोनिमिटी रहती है, पता नहीं कौन सी वेबसाइट ठीक है कौन सी नहीं ठीक है, हमें समझ में नहीं आता। रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रेपुडिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक करना। हो सकता है कि आप ब्रेक कर दे, हो सकता है सामने से ब्रेक हो जाए। जैसे अमेजन वाला का है, हमें तो जी आपकी कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट आई नहीं, हमें तो पता ही नहीं आपने कोई ऑर्डर किया है। या फिर आप जो जैसे कई बार नहीं करते, आपने कुछ ऑर्डर कर दिया और बोले नहीं हमने तो ऑर्डर नहीं किया है, नहीं हमने तो बड़ी ऑर्डर नहीं किया, हमारा तो ऑर्डर नहीं है। रैपिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय वन ऑफ द पार्टी, ऑथेंटिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, दिक्कत तो होती ही है। डेटा लॉस भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है, हैकर्स के अटैक से तो आप टेंशन में आ ही जाते हो। और डिनाइल ऑफ द सर्विस, कभी कभी आप जाते हो तो सर्वर क्या होता है उनका डाउन होता है, सर्वर क्या होता है बेटा उनका डाउन होता है कि पता नहीं अब कब सर्वर चलेगा और कब तो अब मैं शॉपिंग कर पाऊंगा। तो सर्वर डाउन होने की वजह से वो क्या कहते हैं? डिनाइल ऑफ द सर्विस। नेक्स्ट इज नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, कभी कभी वो क्या कहता है कि भैया आपकी जो पेमेंट हुई है ना वो हमने जो है हमारे पास तो पहुंची नहीं है, हमारे पास तो हुई ही नहीं है, तो मना कर देते हैं लोग। ऑडिट ट्रेस भी नहीं मिलते हैं आपको बेटा। और पायरेसी की प्रॉब्लम तो है ही, कोई भी बंदा जो है कॉपी कर सकता है, राइट। तो हमारे को कॉपीराइट जो है वो देने पड़ते हैं, बट उसके बावजूद भी कहते हैं कॉपीराइट इंडिया में इसीलिए बिकॉज कॉपी करना सबको ज़्यादा पसंद है। फिर भी कॉपीराइट चीज़ों को भी कैसे कॉपी करते हैं वो हम इंडियंस वालों से पूछते हैं। ओके गाइस, तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हमारे ई कॉमर्स एनवायरमेंट में क्या क्या रिस्क एंड कंट्रोल्स होते हैं। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा बैठता है। तो सेकंड क्वेश्चन भी 3 लाइन का, यानी कि मोर देन 2 लाइन्स। फटाफट से लास्ट का सेंटेंस पढ़ लेते हैं। लास्ट का सेंटेंस क्या कहता है? डिस्कस वेरियस एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द डिजिटल पेमेंट। कहता है कि जो आप ये ऑनलाइन पे कर रहे हो ना, जो आप ये यूपीआई पे कर रहे हो, जो आप ये भीम विद्रु पे कर रहे हो, जो आप ये
जितना भी आप पे कर रहे हो, जरा आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो बता दो। हमने कहा ठीक है, लो भैया बता देते हैं, एडवांटेज ही बता देते हैं और डिसएडवांटेज ही बता देते हैं। एडवांटेज क्या है? घर बैठे इजी एंड कन्वीनियंट, कहीं पर भी एनीवेयर, डिस्काउंट फ्रॉम द टैक्सेस, आपको टैक्स में डिस्काउंट भी मिल जाता है कभी कभी ऑनलाइन पे करने पर। फ्यूल में गवर्नमेंट आपको दे देती है, प्रीमियम्स पे आपको गवर्नमेंट दे देती है, आपको कैशबैक से मिल जाता है। रिटर्न रिकॉर्ड आपका रहता है, अगर आपने किसी को कैश में पेमेंट करी है तो शायद आपके पास रिकॉर्ड ना रहे, बट अगर आप किसी को डिजिटली पे करते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड रहता है। रिस्क कम होता है बिकॉज रिकॉर्ड रहता है, और आप जो है पिन के द्वारा या आप जो है पासवर्ड के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं। उसके बाद में अगर आप का बिजनेस जो है डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो आपके बिजनेस में एक आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इसमें कोई भी पेपर का खर्चा नहीं आता बिकॉज करेंसी छप नहीं रही है। ओके, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर कोई इंसान, जैसे कि हमारे दादा दादी जी, हमारे बुजुर्ग लोग जो है, उनको समझ में नहीं आती ये चीज़ें, तो उनके लिए क्या है, बड़ा ही डिफिकल्ट है इसको समझना। हमारा डेटा सारा ऑनलाइन जा चुका है, हमारे कार्ड की डिटेल्स वगैरह ऑनलाइन जा चुकी है, तो एक रिस्क है कि पता नहीं कोई डार्क डिटेल्स हमारे चुरा ना ले। ओवर स्पेंडिंग, जब हाथ से आपके 100 रुपये जाते हैं ना, लगता है कि पैसे जा रहे हैं, बट जब आप डिजिटल पेमेंट करते हो ना तो 100 रुपये आपको कुछ पता ही नहीं चलते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो बिल्कुल होता है। मतलब अकाउंट से मैं किसी को पे कर दूंगी ना, दिल नहीं इतना दुखता, बट पता नहीं क्यों जैसे हाथ से पैसे जाते हैं ना, बहुत दिल दुखता है यार। कमेंट अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, सामने वाला कहते हैं हमें मिली नहीं, हम कहते हैं हमने भेज दी है। बिजनेस की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जब आपको पता है वेबसाइट पे अगर आपको डिजिटल पेमेंट का पेमेंट गेटवे बनाना होता है, तो जो पेमेंट गेटवे आप बनाते हैं ना, पेमेंट गेटवे के लिए आपको काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ चले जाते हैं इसके अंदर पेमेंट गेटवे लेने के लिए, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपको पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट एक्सेस चाहिए, तो एक खर्चा आपका और बढ़ गया इंटरनेट का। बिना इंटरनेट के आप पेमेंट नहीं कर सकते, है ना। दिस वे देयर आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स। तो ये भी आपको आसानी लगा होगा आई गेस। चलिए, so we are done with both the questions of chapter number 4 as well। तो हम लोगों ने देखिए गाइज चैप्टर नंबर 4 के भी बोथ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 बेटा जी आपका कोर बैंकिंग सिस्टम्स, कोर बैंकिंग सिस्टम्स, कोर बैंकिंग सिस्टम दैट इज CBS। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो अब आप पढ़ने वाले हैं इसको मार्क कर लीजिए, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। ये एग्जाम में काफ़ी मुझे लगता है चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के। क्या कहता है ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, भले 3 लाइन का क्वेश्चन है बट मुझे सेंटेंस एक ही दिख रहा है तो मैं पूरा ही क्वेश्चन पढ़ती हूँ। कहते हैं CBS के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या फीचर होने चाहिए? किसके अंदर? सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ऐसे क्या फीचर होने चाहिए सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, जो कि जिससे कि हमारा जिससे कि हम इंश्योर कर सके कि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी कि ये बात करता है सिक्योरिटी पॉलिसी की। चलिए, मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना ध्यान से इस बात को सुने समझे, और मैं चाहती हूँ कि बेटा आप ना इस बात को थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करें। बिफोर रिकॉलिंग मैं आपको एक बात तो बता देना चाहती हूँ बेटा, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये अमेंडमेंट्स में से है। बेटा मैं आपको बताऊं कि एक ना अमेंडमेंट आई थी बेटा, अमेंडमेंट आई थी बेटा मई 22 के अंदर, मई 22 के अंदर अमेंडमेंट आई थी। और इस अमेंडमेंट के तहत बेटा जी क्या हुआ था, एक टॉपिक था आपका टेक्नोलॉजी कॉम्पोनेंट्स ऑफ, टेक्नोलॉजी कॉम्पोनेंट्स ऑफ CBS, टेक्नोलॉजी कॉम्पोनेंट्स ऑफ CBS। पहले जो है बेटा दो कंपोनेंट हुआ करते थे, पहले बेटा दो कंपोनेंट हुआ करते थे, पहले दो कंपोनेंट हुआ करते थे। पहला है बेटा डेटाबेस एनवायरनमेंट, डेटाबेस एनवायरनमेंट, और दूसरा बेटा आपका एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। अब अमेंडमेंट के तहत एक और जो है आपका इसमें कंपोनेंट ऐड हुआ, और वो जो कंपोनेंट है बेटा वो कंपोनेंट है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। यानी कि हमें कहते हैं कि क्योंकि हम बैंक के अंदर सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो यानी कि आपको ऑनलाइन पर बेस्ड आपको साइबर सिक्योरिटी भी देनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी भी आपका मेन कंपोनेंट बनता है। और बेटा मैं आपको बताऊं जो ये एक साइबर सिक्योरिटी है ना, इस साइबर सिक्योरिटी के आपके 1 2 3 4, ये आपके इसके अंदर 4 बच्चे और हैं, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के बेटा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, इसकी 4 और पार्ट्स है साइबर सिक्योरिटी। यानी कि
इसकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए और इसकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो अब सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करिए तो बेटा सबसे पहले देखो, सिक्योरिटी की बात करी तो किसकी बात करी इसने, इसकी बात करी, सिक्योरिटी की बात करी, यानी कि इसने किसकी बात करी, यहाँ से इस वाले पॉइंट की बात करी। ठीक है, अच्छा, अब हम इनमें से कैसे देखेंगे कि वो किसकी बात कर रहा है। गाइस ये बात कर रहा है आपके एप्लीकेशन की सिक्योरिटी की, क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है ना कि ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है जिससे कि मेरा डेटा जो है वो रहे कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रेट रहे और अवेलेबल रहे। यानी कि वो चाह रहा है कि आप उसको बताओ एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यानी कि वो आपसे सेकेंड वाला पॉइंट पूछ रहा है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। चलिए, आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको टेकअप करते हैं फ्रॉम दी नोट्स। चलिए फटाफट देखते हैं नोट्स के अंदर कि आप आरटीपी में आईसीएआई ने क्या देके रखा है। चलिए, तो आरटीपी के अंदर आईसीएआई ने क्या देके रखा है, जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सेम टू सेम आपको वही मिलेगा। तो वो आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी के सारे पॉइंट्स जो है कवर कराएगा। सो चैप्टर नंबर 5, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्योरिटी के पॉइंट्स जो कि ध्यान रखने हैं वाइल वी आर हैविंग द एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो चलिए, मिल गया हमारे को इसका आंसर। तो सीबीएस जो है वो कहता है कि सिक्योरिटी पॉलिसी जिससे कि हमारा डेटा जो है CIA रहे आर एज फॉलो। उसके की फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, उसके की फीचर्स होने चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक स्पेसिफिक ईमेल डोमेन्स, यानी कि आपके जो डोमेन्स हैं वो बैंक स्पेसिफिक होने चाहिए। डोमेन समझते हो आप लोग, बहुत सारे हमारे पास में चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कि जैसे अगर आप कोटक बैंक में हो तो आपका ईमेल कोटक बैंक का होना चाहिए, अगर आप SBI बैंक के हो तो आपका ईमेल वैसा होना चाहिए। ओके, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई बंदा पेमेंट करना चाहता है तो वन स्टेप अगर पेमेंट होगी तो वही स्टेप अगर कॉपी कर लिया गया या उस स्टेप को पता लगा लिया गया तो फिर हो सकता है चांसेस ऑफ गेटिंग अटैक बढ़ जाए। बट अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं यानी कि एक्स्ट्रा स्टेप को ऐड कर देते हैं तो आप सिक्योरिटी लगा रहे हैं। अगर आप पासवर्ड लगा देते हैं, पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी कि आप पासवर्ड लगा देते हो तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर देते हो कि भैया ऐसा है, आपको ये नहीं कि कहीं पर भी क्लिक कर देना है, अगर आप उनको जो है ऐसा समझाते हो कि कहीं पर भी क्लिक नहीं करते हैं, कोई भी क्लिक लिंक पे क्लिक कर देने से कोई भी पेमेंट हो जाती है, तो अगर आपको ट्रेन कर देते हो तो आप बच सकते हो। अगर मान लो आपके यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है तो इट हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर वन, यानी कि आपको जैसी कोई गलती दिखे तो आप क्या करो, फटाफट अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कर दो, रिपोर्ट कर दो। और साथ ही में क्या करो, ड्यू डिलिजेंस को लगाओ, ड्यू डिलिजेंस लगाओ और ओवरसाइट करते रहो। यानी कि ऊपर बैठे लोग जो है ना, ऊपर जो टॉप लेवल के बंदे बैठे हैं वो नीचे बैठे बंदे को क्या करते रहे, देखते रहे कि कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। और क्या बोला उसने, बोला कि और क्या क्या करना है हमारे को इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि आपने देखा होगा जो इनकी बैंक की नौकरियां होती है ना वो ट्रांसफरेबल होती हैं। क्यों होती ट्रांसफरेबल इसलिए होती है बेटा जी, ताकि वो ऐसा ना हो ना कि सामने मेरे को दिखे यार 10 साल से तो मैं इसी कुर्सी पे बैठा हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ताकि लोग भी सारे मेरे अंडर है, मैनेजमेंट भी सब कुछ मेरे अंडर है। तो हो सकता है ना ऐसा कि ये बंदा जो क्या करे, ये बंदा जो है अनड्यू एडवांटेज उठा ले। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और क्या होना चाहिए, रॉबस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा खासा आपके पास एक मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए, आपकी फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, राइट। और आपके पास एक अच्छा रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। कोई भी गलती अगर होती है फटाफट से स्टाफ जो है उसको पता कर सके कि कैसी कैसी गलतियां हुई हैं, क्या इंसिडेंट हुआ था, और कैप्चर कर सके ऑडिट की लॉग्स को। मान लो एक यूज़र है वो बार बार लॉगिंग कर रहा है, उसको कैप्चर करना चाहिए। एंड कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस रहना चाहिए, यानी कि सामने वाले लोग जो है रेगुलर बेसिस पे क्या करें, इसको देख। चलिए, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, अब पढ़ते हैं द वेरी लास्ट क्वेश्चन, और द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन बेटा जी कहता है कि भैया मुझे तो बस एक चीज़ बता दे। क्या बता दे, मुझे तो बस तू एक चीज़ ये बता दे कि भाई अगर 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 तू कल को क्या लेने जाता है, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाता है,
यानी कि कस्टमर अगर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाता है तो उसको प्रोसेस करके जो मिलता है वो कैसे मिलता है, यानी कि वो आपसे पूछता है प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन, यानी कि एक बंदे को क्रेडिट कार्ड कैसे पहुंचता है, एक बंदे को क्रेडिट कार्ड कैसे ऑथराइज होके आता है। तो वेरी इजी देखिए, कस्टमर जाएगा, कस्टमर अपने कार्ड को स्वाइप करेगा, लो भाई लो, मैंने क्या कर दिया, स्वाइप कर दिया। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि उस मशीन में स्वाइप करता है, ये मशीन, इस मशीन के अंदर क्या करता है, कार्ड टैप करता है या स्वाइप करता है, कार्ड टाइप करता है या स्वाइप करता है। फिर उसके बाद ये जो मशीन होती है, ये मशीन जो इस ट्रांजेक्शन क्या करती है, ऑथेंटिकेट करती है कि हाँ भाई एक ट्रांजेक्शन तो हुई है। फिर वो बैंक के पास जाती है, पूछती है कि हाँ भाई क्या इसके पास क्रेडिट कार्ड है, और क्या उसके अंदर क्रेडिट कार्ड है, और क्या उसके अंदर सफिशिएंट पैसे हैं। अगर सफिशिएंट पैसे होते हैं तो एक अप्रूवल का मैसेज आ जाता है कंपनी से, और कंपनी क्या करती है, फटाफट से अप्रूव कर देती है ट्रांजैक्शन को। पैसे क्या हो जाते हैं बेटा, डेबिट हो जाते हैं, ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है और सेल कंप्लीट हो जाती है। और जब आपका पैसा जो है बेटा चला जाता है, आज डेबिट हो जाता है क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, आज डेबिट हुआ क्रेडिट कार्ड से, टुडे डेबिट है ना, और आपको उसको पे करना होता है विद इन द मंथ साइकिल, और जैसा भी आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी का है। सो क्रेडिट कार्ड कंपनी, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उससे अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो कैसे आपकी ऑथराइजेशन रहती है, आपको जब क्रेडिट कार्ड मिल जाता है उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे जो कि आपको दिक्कत देने वाले क्वेश्चंस हैं, राइट गाइस। चलिए तो अब आगे चलते हैं और करते हैं आगे के हमारे डिस्क्रिप्टिव के बाद हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके गाइस, चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप से क्वेश्चंस हैं। अब हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो उन्हें पूछे बेटा, वो पूछे हैं विद द हेल्प ऑफ द केस स्टडी। तो ये हमने कर लिया है, दिस वी हैव डन। हमें करना है सेकेंड पार्ट विच इज द ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसने पूछा विद द हेल्प ऑफ द केस स्टडी। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। बट केस स्टडी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आपको टिप दे रही हूँ, जब भी आप केस स्टडी देखे ना, तो जब आपने 3 लाइन के क्वेश्चन में को नहीं पढ़ा तो आप केस स्टडी पढ़ के क्या उखाड़ लोगे, और अगर आपने पढ़ भी लिया तो कौन सा आपको याद रहेगी। इसीलिए आप पता क्या करो, बिफोर गोइंग टू द केस स्टडी आप ना क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लो, ठीक है, और आप ये देखो कि क्या आप इन क्वेश्चंस को रिकॉल कर पा रहे हो कि कहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए पहले काम करते हैं, इसी को चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। वो कहता है कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट जो इनको जो है डैमेज देना पड़ेगा, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है इट हैज बीन नेग्लिजेंट इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेन द रीजनेबल सिक्योरिटी पॉलिसीज टू हैंडल दी सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि SPDI, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। यानी कि जो एक कंपनी है, ये बेटा ये कंपनी है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी के पास पक्का कस्टमर का डेटा होगा। ये रहा कस्टमर का डेटा, ये कस्टमर का डेटा ये रहा, और इसने क्या किया, बिहेव किया नेग्लिजेंटली, यानी कि ग्रॉसली नेग्लिजेंट है ये, यानी कि इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और क्या किया, ये डेटा को ढंग से हैंडल नहीं किया, और ये जो है डाटा लीक हो गया। तो बताओ ये कौन से सेक्शन में आता है ऑफ द IT एक्ट। तो SPDI आता है बेटा सेक्शन नंबर 43A के अंदर। SPDI आता है क्वेश्चन सेक्टर नंबर 43 के अंदर। हम देख लेते हैं कि क्या हम सॉल्व कर पाए। बिल्कुल हम सॉल्व कर पाए। क्या अभी तक हमने कोई केस स्टडी पढ़ी? नहीं बेटा, हमने केस स्टडी नहीं पढ़ी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है रिस्क आर दैट आर, ये जो क्वेश्चन था बेटा ध्यान से पढ़ेंगे, रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रपोज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन पूछता है वो, कि भैया मैंने ना यहाँ पर क्या दे के रखा है, रिस्क दे के रखा है, ठीक है, ओके, ये रिस्क दे के रखे हुए हैं कि कौन कौन से रिस्क हैं। वो कह रहा है वेरियस आस्पेक्ट टू विच रिस्क कैन बी एसोसिएटेड। अच्छा, इसको एसोसिएट करना है इसके साथ में, यानी कि इनसफिशिएंट फंडिंग कौन सा रिस्क होता है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क होता है, प्रोसेस रिस्क होता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क होता है, इम्प्लीमेंटेशन रिस्क होता है, या पीपल रिस्क होता है। मैं आपको बता दूं कि आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ रखा है रिस्क एसोसिएटेड एंड कंट्रोल्स। तो हमारे पास 5 प्रकार के रिस्क होते हैं। इसका मैंने आपको बताया था, पीपल रिस्क,
पीपल रिस्क, प्रोसेस रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, इम्प्लीमेंटेशन रिस्क एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। ये 5 प्रकार के रिस्क होते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, इनमें से ना एक एक हेडिंग निकाली और कहता है कि बताओ ये जो रिस्क दे रखा है ये कौन सी टाइप का रिस्क है, क्या ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क है या फिर ये प्रोसेस रिस्क है, कौन सा रिस्क है। तो मैं ये कहती हूँ कि अभी भी मुझे नहीं लगता कि केस स्टडी का कहीं से भी कोई भी जिक्र है या मुझे उसको पढ़ना है। मैं अभी इसको बिना पढ़े जो है रिजॉल्व कर देती हूँ, ठीक है, और रिजॉल्व कर देती हूँ। देखते हैं क्या मैं इस क्वेश्चन को कर पाती हूँ। तो मुझे याद आ रहा है लाइफ लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, क्या बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो क्या आप एक टेक्नोलॉजी, क्या आप एक सॉफ्टवेयर हमेशा रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये रिस्क किसका है, लाइफ लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन रिस्क किसका है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का है। तो अब मैं देखती हूँ कि थर्ड का अगर आंसर ए है, अगर थर्ड का आंसर ए है तो कहाँ कहाँ पे है, थर्ड का आंसर ए यहाँ पर है, ये रहा। तो यानी कि मुझे लगता है कि ये मेरा आंसर सही हो सकता है, मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। अब मैं और देखती हूँ मुझे और कौन सा समझ में आ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। ओके, मुझे समझ में आ रहा है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट जो था वो पीपल रिस्क में से था। पीपल रिस्क की टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं वो सपोर्टिंग करते हैं। तो मैं देखती हूँ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट का मतलब फिफ्थ और ई साथ में आना चाहिए। तो क्या मेरे ऑप्शन में फिफ्थ में ई साथ में आ रहा है? बिल्कुल हाँ, यानी कि डबल स्टार। यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या हो गया, ओके हो गया। तो ऐसे करके बेटा आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और मेरे हिसाब से डी इज द राइट आंसर। क्या मैंने अभी तक केस स्टडी पढ़ी? मैंने अभी तक बिल्कुल कोई केस स्टडी नहीं पढ़ी। बेटा टेंशन मत लो, मैं कराऊंगी, केस स्टडी कराऊंगी, टेंशन मत लो। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केस स्टडी जो है बेटा बहुत हवा बन चुका है। ये सिर्फ एक बेटा अनसीन पैसेज है जो आप बचपन से करते आ रहे हो, उसको बिल्कुल टेंशन के साथ ना ले। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है मैं आपको रिस्क बता रहा हूँ, ठीक है, ओके, दैट मे परसिस्ट इन द वर्किंग एनवायरमेंट एंड ऑफ द चेक एंड क्योर डायग्नोस्टिक सेंटर आर कंट्रोल यूजिंग द फॉलोइंग मेजर्स। कहता है आप रिस्क बता रखे हैं यहाँ पर, दीज आर द रिस्क, ये आपके रिस्क है बेटा जी। और कहता है कि इन रिस्क पे जो हम कंट्रोल्स लगाते हैं वो कौन से कंट्रोल्स लगाते हैं, ये आपके कंट्रोल्स ये रहे। और फिर से जो है बेटा जी यहाँ पर आपको ऑप्शन देके रखा है। तो देखते हैं क्या मैं ये कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो बेटा जी ये है बेटा आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से ऑफ EIS, ठीक है। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जब भी रिस्क एंड कंट्रोल्स की बात आती है ना चैप्टर नंबर 3 के स्पेसिफिकली, तो बच्चों को घबराहट हो जाती है। मैं इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल लेमैन की तरह सॉल्व करके दिखाते हो। देखो फायर अलार्म्स यानी कि आग लग रही है, अगर आग लगती है तो इन्वायरमेंटल की बात आती है। इन्वायरमेंट में क्या होता है बेटा, आग लगती है। इन्वायरमेंट में क्या होता है बेटा, आग लग जाती है। इन्वायरमेंट में वाटर से प्रॉब्लम हो जाती है, पानी का फ्लो जो है बढ़ जाता है। तो ये इन्वायरमेंट की दिक्कत है ना, यानी कि इस पे क्या लगेंगे आपके इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स, क्या लगेंगे इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स। तो देखते हैं कि क्या हमारे पास इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स हैं। हाँ भाई एक्सेस कंट्रोल, यस मिल गया, डी इन्वायरमेंटल कंट्रोल। यानी कि जो मेरा फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी कि जो फायर अलार्म्स है, उसका आंसर क्या है बेटा, डी। यानी कि फर्स्ट वाले का क्या है बेटा, डी। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट वाला डी किस किस में है। एक तो इसमें है और एक इसमें है, या तो ये आंसर सी हो सकता है या तो ये आंसर डी हो सकता है। चलिए मैं और देखती हूँ कि मेरे पास और कौन कौन से हैं यहाँ पर। मैं देखती हूँ आइडेंटिफिकेशन बैजेस, ओके, प्रिविलेज मैनेजमेंट, ओके, फायर वॉल, ओके, पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं यहाँ पर आती हूँ यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, है, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, ओके। और यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ओ नेटवर्क, ओके ओके ओके, हाँ 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 मैम, ये जो हमारा सिस्टम है ना, इस सिस्टम को अगर हम कनेक्ट करते हैं ना किसी और सिस्टम के साथ, या फिर हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं ना, तो ना क्या होता है कई बार हैकर जो है हमारे सिस्टम में आ जाता है, तो हम ना अपनी फायर वॉल जो है ना बेटा ऑफ कर देते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं बेटा, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल होता है फायर वॉल। तो फायर वॉल कौन से पॉइंट पे था, फोर्थ पॉइंट पे था। तो 4 का आंसर क्या है, ए। 4 का आंसर क्या है बेटा, ए। तो अब देख लेते हैं कि इन दोनों में से फोर्थ का आंसर एक इसमें है भाई, इसमें है, किस वाले में, थर्ड वाले में, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। तो ऐसे करके हम इन MCQ को रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी कंट्रोल्स याद भी नहीं करा है कि आपके चैप्टर नंबर 3 में कौन से कंट्रोल्स थे, क्या थे। अभी तो मैंने आपको लॉजिकली बस समझा दी चीजें। कैसे समझाई बेटा, लॉजिकली समझाई। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर। चलिए अभी तक केस स्टडी की कोई जरूरत पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी।
चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है ये बेटा, आगे कहता है कि आप जो हैं इन परव्यू ऑफ द सजेशंस मेड बाय अनिल विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, इज रिफ्लेक्टेड इन केस द रिपोर्ट्स आर एक्सेस बाय क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस। मैं कहती हूँ भाड़ में जाए अनिल, भाड़ में जाए अनिल। मैं कहती हूँ कि ये जो सिस्टम है बेटा, इस सिस्टम के डेटा किसके थ्रू है बेटा, क्लाउड पे पड़ा हुआ है डेटा। और अगर आपका डेटा जो है क्लाउड पे पड़ा हुआ है और आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, दैट मीन्स यू हैव दी नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटीज। तो बताइए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है ए वाला। यानी कि आप जो है स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो, ये वाली बात यहाँ पर यूज नहीं होती। रेसिलियंसी का मतलब होता है कि आप जो है अपने कनेक्शन को वापस से रिनाउ कर देते हो, तो ये वाली बात भी नहीं अप्लाई होती। मल्टी टेनेंसी का मतलब होता है कि वन क्लाउड और मैनी टेनेंट्स, ये वाली बात भी अप्लाई नहीं होती। पर अब बात कौन सी अप्लाई होती है, यहाँ पर बहुत सारी एक तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटीज। ये आगे आपका चैप्टर नंबर 4 से सवाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 3 से। ये कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 2 से। और बेटा ये कहाँ से आया आपका, ये आपका आया चैप्टर नंबर 1 से। देखिए आप खुद ही देखिए, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 से मिलकर एक केस स्टडी बनाई है, और वो केस स्टडी अभी तक मैंने पढ़ी भी नहीं है, अभी मैंने पढ़ी भी नहीं है। अब आप बता सकते हैं कौन सा चैप्टर से होगा, ये देखिए चैप्टर नंबर 5 से है। हाँ जी बेटा, चैप्टर नंबर 5 से। सीबीएस देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहता है कि एनईएफटी के रिलेशन में, एनईएफटी के रिलेशन में आप बता दीजिए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स है। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं, और हमें जो भी स्टेटमेंट लगेगी कि नहीं ये ट्रू है या ये फॉल्स है, हम लिख लेंगे। तो बोलता है दिस फैसिलिटी ऑफ कोर बैंकिंग फैसिलिटेट्स 1-to-1 ट्रांसफर। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हम 1-on-1 ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है बेटा, ट्रू है। सेकेंडली वो कहता है द इंडिविजुअल कैन ट्रांसफर फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन बैंक ब्रांच, ये वन बैंक की ब्रांच है, टू एनी इंडिविजुअल, टू एनी इंडिविजुअल, टू एनी इंडिविजुअल, सॉरी ये ब्रांच ये रही, टू एनी इंडिविजुअल हैविंग अकाउंट विद एनी अदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। नहीं नहीं नहीं, ये जब अगर मान लो ये जो बेटा कोटक का है, तो क्या ये इंडिविजुअल इसका बैंक भी कोटक में होना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है। इसका बैंक, इसकी जो अकाउंट है वो एसबीआई में भी हो सकता है, वो सेंट्रल बैंक में भी हो सकता है, कोई से बैंक में भी हो सकता है। यानी कि सेम बैंक की जगह अगर एनी बैंक होता ना, तो शायद ये स्टेटमेंट हो जाती, बट अभी स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, फॉल्स हो गई। यानी कि सेकंड वाला आइटम क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब यानी कि यहाँ पर देखो कि सेकंड किस किस में लाई करता है, एक तो इसमें लाई करता है और एक इसमें लाई करता है। सेकंड इसमें तो है नहीं, तो ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया हमारा। यानी कि हमारा या तो फर्स्ट आंसर सही है या तो हमारा सेकंड आंसर सही है। अब देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड है, तो क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो ट्रू है, यानी कि आपका ये आंसर भी कट जाता है। द राइट आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ। The right answer is second and fourth. But before mentioning second and fourth, जरा fourth statement पढ़ लेते हैं, हमें क्या लगता है। तो fourth statement क्या कहता है, a maximum amount of 2 lakhs rupees can be transferred through this facility। मतलब कि कहता है कि हम NEFT के द्वारा जो है ना, NEFT के द्वारा जो है ना सिर्फ 2 लाख तक जो है कर सकते हैं, 2 लाख तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेटा आप मुझे खुद बताइए कि NEFT के द्वारा कितनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन जो होती है वो अकर हो सकती है। तो बेटा NEFT में कोई भी लिमिट नहीं होती। NEFT में याद रखेंगे नो अपर लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती। आप कितने भी रुपए को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जो ये 2 लाख की लिमिट है बेटा, ये UPI की है, ठीक है। तो याद रखेंगे NEFT में कोई भी लिमिट नहीं होती, तो 2 लाख वाली बात भी रॉन्ग प्रूव होती है। यानी कि जो हमारा आंसर है वो 100% क्या है बेटा जी, करेक्ट है। क्या मैंने आपको अभी तक भी केस क्वेश्चन पढ़ाया, नहीं। सारे MCQ सॉल्व हो गए, बट एक बार भी मैंने केस क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। और देखिए फिर भी आपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिए। मैम फिर भी आप एक बार एंशिएंट पैसेज तो रीड करवा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल करवा देती हूँ। तो आइए जरा एंशिएंट पैसेज को रीड करते हैं। तो कहता है चेक एंड क्योर इज अ डायग्नोस्टिक सेंटर। ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, चेक एंड क्योर। ये क्या कराती है, बहुत सारी फैसिलिटी देती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट,
जैसे कि ये सारे टेस्ट देती है, ठीक है भाई, करती है। इसके 15 सेटअप्स हैं जो कि नागपुर और पुणे में फैले हुए हैं, ठीक है भाई, ठीक है, ओके फाइन, करती होगी। उसके बाद जो है ये क्या करती है, ये ना डायग्नोस्टिक के सैंपल्स जो है, द डायग्नोस्टिक सैंपल्स जो है दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द चेक एंड क्योर डेटा सर्वर। अब कोई इंसान जैसे आ रहा है, जैसे मान लो मैं जा रही हूँ कि मेरा ब्लड टेस्ट कर दो, मैं किसके पास जा रही हूँ, चेक एंड क्योर के पास जा रही हूँ, तो मेरा डेटा चेक एंड क्योर के पास चला गया ना, मेरी एज कितनी है, मेरा स्टेटस कैसा है, ये सब किसके पास चला गया, चेक एंड क्योर के पास चला गया। तो यहाँ पर इसके पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पर इसके पास आ गया बहुत सारा डेटा, क्लाइंट्स का डेटा, वेरियस क्लाइंट्स के सैंपल्स आ गए, उनका डेटा आ गया। ओके, आगे पढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक सैंपल्स ऑफ द वेरियस क्लाइंट्स फॉर्म द पार्ट ऑफ द चेक एंड क्योर डेटा सर्वर व्हिच इज यूज्ड टू शेयर विद द गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन एट द रेगुलर इंटरवल्स। और ये जो बेटा आपका डेटा है वो क्या होता है, चेक एंड क्योर। चेक एंड क्योर किसको देती है, गवर्नमेंट को दे देती है कि भैया देखो हमारे पास इतने लोग आए थे, उसमें से इतने लोग ठीक थे, इतने लोगों को ये बीमारी निकली, मेजरली ये बीमारी जो है चल रही है ट्रेंड में। तो ये जो होता है ना, ये लैब्स वाले, कंपनीज वाले, इनको देना पड़ता है, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है ना। बट कीपिंग द अनोनिमिटी ऑफ द क्लाइंट्स द मेन वर्ड। वो कह रहे हैं कि भैया आपको गवर्नमेंट को भी देना है ना, तो ये थोड़ी ना कि सोनाली को क्या डिजीज है वो बता दो, भैया मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो मेरे बारे में अगर फैला दोगे कि सोनाली मैडम को ये बीमारी, तो क्या आगे शादी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट को कोई भी इसके बारे में, अगर आपको गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी भी है, तो यू आर नॉट अलाउड टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन विद माई नेम। आप जो है मेरे नाम के साथ क्या नहीं कर सकते, आप मेरे नाम के साथ में वो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अभी तक कोई गलती तो मुझे नजर आई नहीं। अब क्या कहता है, इन द रिसेंट पास, यानी कि अभी अभी की बात है, क्या हुआ, डायग्नोस्टिक फेज ऑफ साइबर डेटा अफेक्ट। ओ माय गॉड, शिट, क्या हो गया बेटा, इनका डेटा चोरी हो गया, एंड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, क्या हो गया, वॉज मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। यानी कि आपका सारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा वो कहाँ चला गया, पर्सनल डोमेन से पब्लिक हो गया। ओ माय गॉड, ये तो जी दिक्कत हो गई, साइबर डेटा थेफ्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शिट, ओ माय गॉड, यानी कि 43A, ओ माय गॉड, अट्रैक्ट हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि आगे इसने बोला, ये बताया इसने आगे कि ऐसा क्यों हुआ, कहता है ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द सेंटर्स CIO, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो मिस्टर राजेश है, द हैकर्स कुड प्लान द एसिंक्रोनस अटैक्स। एसिंक्रोनस अटैक्स, ये भी आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, एसिंक्रोनस अटैक्स प्रीवियसली चैप्टर नंबर 3 के अंदर थे। यानी कि नेटवर्क के थ्रू क्या कर दिया बेटा, अटैक कर लिया, साइबर अटैक कर दिया। ओ माय गॉड। और मिस्टर राजेश जो कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, वो जो है बता रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा करा है। चलिए ठीक है भैया, बता रहे हैं, अब आगे क्या करना है, कहता है द गवर्नमेंट रेगुलेटर्स took a serious note of such gross negligence and issued a show cause notice to diagnostic center। हाँ भैया, ऐसा क्यों हो गया, शो कॉज नोटिस भेज दिया इस कंपनी को, C&C को क्या भेज दिया, शो कॉज नोटिस भेज दिया। सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके फटाक से हमारे पास आ जाओ, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या होता है, मैनेजमेंट क्या कहता है, फटाफट से रेमेडियल स्टेप लेता है, इमीडिएट रेमेडी की स्टेप लेता है। देखिए, इमीडिएट रेमेडी स्टेप लेता है ताकि वो अपनी इज्जत को बचा सके, और तो और जो इनको लॉस हुआ है उसको भी बचा सके। अब लॉस क्यों हुआ बेटा, जब उल्लंघन हुआ है सेक्शन का, तो 43A क्या कहता है, भैया जितना लॉस होगा ना उतना पैसा भरपाई करना पड़ेगा। तो मिस्टर अनिल क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे, भाड़ में गए बेटा मिस्टर अनिल, बस खत्म हो गया बेटा इनका। क्या कहता है मिस्टर अनिल फ्रॉम द इंडस्ट्री टू एडवाइज देम टू वे अहेड, कहता है कि आप उन्हें एडवाइस कीजिए, ओके। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्टॉल किया ERP सिस्टम इन वर्किंग एनवायरनमेंट, उसके प्रोटेक्शन को देखते हुए, एंड एडुकेट कंट्रोल्स लगाए, और जो है क्या रखा आपने यहाँ पे शुरू किया RBAC, एंड उन्होंने बोला एडुकेट कंट्रोल्स टू बी इम्पोज, कि भैया जिसका जॉब उसी को साजे, RBAC लगा हो ताकि हमारे यहाँ पे ये काम दोबारा से ना होए। और क्या क्या किया अनिल जी ने, देखते हैं अनिल जी ने और क्या क्या किया
बेटा अब देखिए बहुत पछतावा हो रहा है ना, अभी कंट्रोल से लगाएंगे। ही फर्दर सजेस्टेड टू अपग्रेड द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द डायग्नोस्टिक द क्लाउड, यानी कि किस पे शिफ्ट हो गए, क्लाउड पर शिफ्ट हो गए, क्लाउड पर शिफ्ट हो गए फॉर द एक्सपेंशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर क्या बोलता है, द ड्यू रेमिटेंस ऑफ द मिस्टर कंसिस्टेंसी सर्विस वाज क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट। और उसके बाद में क्या किया गया भैया, पैसा जो है एनईएफटी के द्वारा, एनईएफटी के द्वारा लोगों के बैंक अकाउंट में डाला गया, जिसके साथ में जिसको डैमेज हुआ था। तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ आपको ना एक सेंस ऑफ हिंट्स मिल रहे हैं, सेंस ऑफ हिंट्स मिल रहे हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि आप जो है इस चीज को समझे, जो यहाँ पे सेंस ऑफ हिंट्स मिल रहे हैं ना, इसको आप समझे। देखिए क्या क्या हिंट्स यहाँ पर इनको मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था ना वो आपका 43A के साथ में था, तो जो 43A था ना वो देखिए वो आया था इसके अंदर, बिल्कुल आया था। तो ये देखिए ये रहा 43A, है ना, तो 43A से क्वेश्चन आया। सेकंड जो क्वेश्चन था बेटा जी वो किसके साथ में था, चैप्टर नंबर 2 के साथ में था। वहां पर उसने क्या पूछे थे, रिस्क एंड कंट्रोल्स पूछ लिए थे, जिनका कोई भी लेना देना नहीं था, ठीक है, बट चैप्टर नंबर के थ्रू आ गया। चैप्टर नंबर 3 से बेटा, चैप्टर नंबर 3 से बेटा आपको क्वेश्चंस आ गए थे कंट्रोल्स वाले। चैप्टर नंबर 4 से बेटा आपको क्लाउड की बात कह दी गई, यानी कि सर टच किया है, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद से रिजॉल्व किए हैं। इसका मतलब ये है बेटा जी कि अगर आपके एग्जाम में बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरी वाली टेक्निक यूज करनी है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना आपको वो पढ़ लेने हैं, और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं पे कोई हिंट की जरूरत है तो ठीक है, तब आप जो है कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो पहले आप क्वेश्चंस को रीड करें, उसके बाद ही जो है बेटा आप जो है उस अनसीन पैसेज को रीड करें। So guys, this was the part A of the RTP. This is part A of the RTP. Part A है बेटा ये RTP का, जिसमें कि हमने EIS को कवर किया है। अब पार्ट बी जो है बेटा आप उसको देख लीजिए, पार्ट बी ऑफ ERP ऑफ RTP, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है, कुछ भी कहना है मुझसे कहिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी करें, और अगर आप कहेंगे आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करने हैं मेरे साथ में, मैं वो भी डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। तो अच्छे से क्वेश्चंस करिएगा, मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से अटेम्प्ट करके आए, और मैंने आपको जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वहाँ वहाँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बता भी दिए कि आपको क्या क्या याद करके जाना है, कैसे कैसे प्रिपेयर करके जाना है। आपको निमोनिक्स भी दे दिया, राइट? ठीक है गाइज, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।